दोस्तों, आज हम डबल टेकर उतारने वाले हैं। अब देखो ये मैं यहाँ पे SMDs को 245 या 230 टेम्परेचर रखेंगे और इसको एयर को 1 और 2 के बीच रखेंगे और इसके चारों साइड से ग्लू को कट करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्लेड ज़्यादा स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ब्लेड को थोड़ा नीचे करके रख। अब हम रैम को उतारेंगे। रैम को उतारने के लिए हमने यहाँ पे टेम्परेचर रखा हुआ है 349 रखा हुआ है। और एक चीज़ याद रखेंगे, जो हम पेस्ट लगाने वाले हैं इसको आईसी के ऊपर नहीं जाए। आईसी के ऊपर हमें पेस्ट लगा के कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम आईसी ऐसे पेस्ट लगाएं जो आईसी के नीचे जाए। और ग्लू कटिंग करते समय एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसमें ब्लेड को बिल्कुल सीधे रखनी है। और यहाँ पे मैं जो भी कंपोनेंट होंगे इसके आसपास, क्योंकि यहाँ पे मैं आईसी उतारूँगा तो ब्लेड जाने का जगह नहीं है यहाँ से, तो मैं यहाँ पे जो भी कंपोनेंट आसपास का होगा उसको पहले सेफली हटा लूँगा, क्योंकि हो सकता है कि जब मैं आईसी उतारूँ ये कंपोनेंट मिसिंग हो जाए और बाद में परेशानी हो। इसके लिए तो हम इसकी जो भी कंपोनेंट है यहाँ पे मैं उसको साइड करके सेव कर लूँगा इसको। और मैं एक चीज़ बोलूँगा आप सबको कि एक बार मदरबोर्ड का फ़ोटो आप ज़रूर ले लें, इससे आपको पता चलेगा कि कौन से कंपोनेंट कहाँ पे लगा हुआ है। तो कंपोनेंट अब एक बार फ़ोटो ले लेंगे तो इससे आपको परेशानी नहीं होगा कि अगर आप भूल भी जाएं तो आईसी की डायरेक्शन किधर है या फिर इसमें कौन सी कंपोनेंट किधर लगा हुआ है, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा। तो दोस्तों, आपको इसी शील्ड के में चिपका के रख लें, या आप चाहें तो थोड़ा टेप वगैरह में भी रख सकते हैं इसको। मैं यहाँ यही सी शील्ड पे ही चिपका के रखूँगा। टेम्परेचर की थोड़ा सा मैं बात करूं तो क्या होता है कि अगर आपके पास फ़ैन चल रहा है या एसी है तो उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर प्लस माइनस हो सकता है, यानी कि आप थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हैं या फिर थोड़ा सा कम रख सकते हैं टेम्परेचर का थोड़ा सा यहाँ पे रहता है कि आपके यहाँ अगर गर्मी का सीज़न है तो थोड़ा सा आप पहले कम टेम्परेचर में ही काम कर सकते हैं। अगर आपके पास सर्दी है, एसी है, सर्दी इलाका है, तो वहाँ पे आप थोड़ा टेम्परेचर को ज़्यादा करके रखेंगे। तो यहाँ से मैं रैम पहले उतारूँगा। इस तरीके से पहले आप ब्लेड को यहाँ पे अटका लें। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। आप टेम्परेचर सही रखेंगे और कोशिश करेंगे कि रैम पे हर एक एरिया में हीटिंग पहुँचे। मैं बहुत ही आराम से यहाँ पे ब्लेड को एकदम सीधा करके रखनी है। देखिए मेरा ये रैम उतर चुका है। और एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, इसके डॉट का अपोजिट साइड से ही रैम उतारें। जैसे कि मैंने यहाँ से उतारा है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप उतारेंगे। अब मैं इसकी सीपीयू को निकालने वाला हूँ। हीटिंग करते समय एक चीज़ का हमेशा याद रखेंगे कि हीटिंग प्रॉपर और हर एक कोने में होना चाहिए और ब्लेड बिल्कुल सीधा रखनी है। ब्लेड आपको टेढ़ा नहीं डालना है इसी के अंदर, और जहाँ से आपको हार्ड लगे वहाँ से ब्लेड को बिल्कुल बैक कर लेंगे और थोड़ा सा एसएमडी को वहाँ पे रख करके उसके बाद वापस से हम ब्लेड को इस्तेमाल करेंगे। देख सकते हो मैं यहाँ पे ब्लेड से हल्का हल्का आपको एक अंदाज़ा भी लगाना है कि अंदर बॉल मेल्ट हुआ या नहीं हुआ, या आसपास के जो भी शील्ड है उसको भी देख सकते हैं।
आसपास की शील्ड वगैरह में जब मेल्ट करने लगे तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके आईसी के अंदर का बॉल मेल्ट कर रहा होगा। हर एक एरिया में एसएमडी का टेम्परेचर जाना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ लाइव, आपको इसी प्रकार से ही काम करनी है। देखेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। यहाँ पे जब भी बेंड नहीं करनी है आईसी को, यहाँ पे मैं पेस्ट लगाऊंगा, इसके पेड को सरफेस को क्लीन करूंगा। आईसी निकालते समय एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे कुछ भी बेंड नहीं होना चाहिए। अगर आईसी बेंड हो जाता है तो आपको दिक्कत होने वाला है। सोल्डर वायर का हम यूज करेंगे। इसमें हम जो भी एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो आसपास का कंपोनेंट होगा उस पे टच नहीं होना चाहिए हमारा आयरन। और आयरन का टेम्परेचर मैं यहाँ पे 380 रखा हुआ हूँ। बिल्कुल हल्के हाथों से काम करनी है। देख सकते हो मैं यहाँ पे प्रेस नहीं कर रहा हूँ मदरबोर्ड को। और डबल टेकर में सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो यही होता है कि आप क्लीन रखें, मदरबोर्ड को क्लीन करके काम करें। और इसमें ज़्यादा आयरन टेम्परेचर पे नहीं रखेंगे, नहीं तो ये सरफेस आपस में जुड़ने लगते हैं। बिल्कुल हल्के हाथों से काम करनी है। आप चाहे तो यहाँ पे पीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पे सोल्डर वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप पीपीटी का इस्तेमाल करना चाहते हो तो 138 को भी यूज कर सकते हो। एक एक कोने कोने का बॉल आपको आयरन से टच होना चाहिए। अगर कहीं पे भी पेस्ट वगैरह ग्लू रह जाता है तो आप उनको अच्छी तरीके से क्लीन करोगे। डिसोल्डर वायर को हल्का सा आपको आगे से फोल्ड कर लेनी है, देखो मोड़ के। उसके बाद इसको डीप कर लेनी है रोजन पेस्ट में। उसके बाद आपको इस पे काम करनी है। और एक चीज़ का हमेशा याद रखेंगे कि इसके कंपोनेंट में टच नहीं होना चाहिए डिसोल्डर वायर। दोस्तों, अगर आप सबको भी अगर डबल टेकर में प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप हमारे पास आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। जो आसपास के कंपोनेंट है उसमें टच नहीं होना चाहिए। थिनर से मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। और
जो भी इसमें ग्लू वगैरह रहेगा मैं उसका पूरी तरीके से क्लीन करूँगा। आप इसके जगह कॉटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्लीन करने के लिए। देखो मैं कॉटन को इससे थोड़ा सा अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, साफ से सरफेस सही दिख जाता है। डबल टेकर में सबसे ज़्यादा काम क्लीनिंग का ही है। अगर यहाँ पे आसपास में कुछ ग्लू रहता है, जैसे देखते हैं कंपोनेंट के बीच में ग्लू है, तो इसको लास्ट आप 240 250 तक टेम्परेचर रख सकते हो। और इसके आसपास का जो भी ग्लू होगा कंपोनेंट के बीच में आपको इस तरीके से क्लीन करनी है। इससे क्या होगा, आपको लगेगा कि ये कंपोनेंट लगा हुआ है लेकिन ये कई बार जगह छोड़ देता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको इसमें एक तो पता भी चल जाएगा कि सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। और ये जब ब्लेड आप चलाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से स्मूथनेस ब्लेड अच्छी तरीके से ब्लेड चलानी है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी कुछ आपका ब्लेड ऊपर नीचे हुआ तो यहाँ लेयर कटने की चांसेस रहेगा। मैं जो भी कंपोनेंट इसका निकाला था जो भी कंपोनेंट को मैंने निकाला था यहाँ से, उस कंपोनेंट को जगह पे लगा दूंगा। देखो अगर मैं जब इसको सेफ नहीं करता कंपोनेंट को, तो यहाँ पे मेरा कंपोनेंट मिसिंग हो सकता था। मेरे अच्छी तरीके से ग्लू क्लीन हो चुका है बोर्ड में। सबसे पहले मैं रैम को क्लीन करूँगा। ये मेरे पास हैंडसेट डेड कंडीशन में आया हुआ था, ये कई जगह दुकान पे दिखाया हुआ था। तो मैं इसमें सबसे पहले इसको क्लीन करूँगा। मैं यहाँ पे थिनर से जो भी इसमें ग्लू लगा होगा उस ग्लू को क्लीन करेंगे हम, लेकिन बिल्कुल ही हल्के हाथों से ही क्लीन करनी है आपको। मेरे पास ये हैंडसेट डेड आया हुआ था, कई जगह इसमें ट्रेसिंग हो रखा था। अभी देखते हैं पूरा काम करने के बाद ऑन होता है या नहीं होता है, क्या सीक्वेंस होता है इसका CPU बिठाने का, रैम बिठाने का। मैं ये पूरा चीज़ आपको इस वीडियो के दौरान बताऊँगा, तो आप सब इस वीडियो को पूरा देखें। मैं तो बोलूँगा कि आपको 3 से 4 बार इस वीडियो को देखें, ताकि आपको डबल टेकर से जो भी परेशानी है वो सॉल्व हो सके। इसके बाद भी अगर दोस्तों कुछ परेशानी होता है तो आप हमारे पास आ सकते हो। इसमें हम टेम्परेचर हल्का सा चेंज करेंगे शोल्डर वायर से लगा करके, ताकि हम रिबोलिंग करें तो एक बार में हमारा रिबोलिंग हो जाए। कई बार एक बार में रिबोलिंग नहीं होता, अब दोबारा भी रिबोल कर सकते हैं इसको, पर ऐसी डैमेज नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि सारे बॉल चमकना ही चाहिए। ग्लू का हमेशा ध्यान रखें, ग्लू सही से क्लीन होना चाहिए।
सबसे पहले मैं रैम को रिवॉल्व करूँगा। यहाँ पे दोस्तों मैं रैम रिवॉल्व करने के लिए जो पीपीडी इस्तेमाल करूँगा 183 को इस्तेमाल करूँगा। दोस्तों पीपीटी लगाने से पहले आपको थोड़ी सी एसएमडी से प्री हीट कर लेना है। इससे क्या होगा, जो भी इसके अंदर एयर वगैरह होगा वो क्लीन हो जाएगा, हट जाएगा और आपका पीपीटी सही तरीके से यहाँ पे बैठ जाएगा। यहाँ पे मैं पीपीटी को ड्राई नहीं करूँगा, पीपीटी में गीला ही पीपीटी इस्तेमाल करनी है, क्योंकि प्लेन के इसका प्रिंट साफ क्लीन नहीं था, ब्लैक था, उसमें आपको गीला पीपीटी ही यूज करनी है। अगर आप ड्राई पीपीटी इस्तेमाल करते हैं तो शायद बॉल बनने में दिक्कत होगा, तो आप गीला पीपीटी ही यूज करें। यहाँ पे रिबॉलिंग के लिए मैं टेम्परेचर लास्ट 240 तक रखूँगा। 239 है, 240 हो गया चुका है, देख सकते हो। और जहाँ पे बॉल बन जाता है वहाँ पे दोबारा हिट नहीं पड़ना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे आप सब। इसको एक बार क्लीन कर लेते हैं हम। हालांकि ज़्यादा इसमें डस्ट है नहीं। देख सकते हो ये रिबॉलिंग बहुत ही बराबर हो चुका है। तो अब हम सीपीयू को क्लीन करते हैं। सबसे पहले इस जो साइड का ग्लू है इसको हम क्लीन करेंगे। बहुत से ऐसे ट्रिक होते हैं जो सीपीयू रैम क्लीन करते वक्त यूज करना पड़ता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं पेस्ट डालूंगा और सोल्डर वायर। इसको ज़्यादा देर आपको रखनी नहीं है सीपीयू पे, बल्कि तेज़ी से काम करनी है। यहाँ पे जितना तेज़ी हो सके उतना तेज़ काम कीजिए। यहाँ पे आपको ज़्यादा देर तक सीपीयू पे आयरन को रखनी नहीं है। मैं इस बस चला रहा हूँ ताकि सारे बॉल जो है बराबर हो जाए। सोल्डर वायर से एक बार मैं इसके टेम्परेचर भी चेंज करूँगा। अब यहाँ पे टेम्परेचर को 323 पे रखूँगा। आप इसको 330 तक भी कर सकते हो, अपने अपने थोड़ा हैंड स्किल की बात होती है। मैं यहाँ पे ब्लेड रखा हूँ 008 और इसको एक बारी बारी से इसको क्लीन करेंगे।
और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे कहीं पे अटकना नहीं चाहिए ब्लेड। अगर कहीं अटक जाता है तो आपका सीपीयू जो है वो स्क्रैच हो सकता है। मैं यहाँ पे ग्लू रिमूवर का यूज नहीं किया हूँ। बहुत से ग्लू रिमूवर आते हैं इसके ग्लू हटाने के लिए। मैं आपको बाय हैंड इसके लिए ही ये सब चीज़ दिखा रहा हूँ। और एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जो ग्लू हट रही है ना, इसके कलर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये कलर चेंज हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपका एसएमडी का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। वाइट है तो वाइट ही रहना चाहिए, ब्लैक नहीं होना चाहिए। और जब हम कॉर्नर पे क्लीन करते हैं बहुत चीज़ ध्यान रखेंगे, जब कॉर्नर से ऐसी टूट ना जाए, क्योंकि बहुत से टेक्नीशियन क्या करते हैं कॉर्नर से ऐसी तोड़ देते हैं, जिस वजह से आपका काम अनसक्सेस हो जाता है। अच्छी तरीके से इसको क्लीन कर ले। अब इसकी बैक साइड, इसको मेन डबल टेकर में काम इसी में है कि इसको ओके। अब यहाँ पे हम एसएमडी का टेम्परेचर 290 के आसपास रखेंगे, 280 290। और जो भी ग्लू होंगे आईसी के ऊपर, इस ग्लू को आपको अच्छी तरीके से क्लीन करनी है, क्योंकि यहाँ पे अगर ग्लू हुआ तो सही से बैठेगी नहीं है हमारे रैम। इस पे पेस्ट लगा करके हम ग्लू को हटाएंगे। ग्लू इस पे ज़्यादा मेरा है नहीं तो इस वजह से मैं जल्दी इसको क्लीन कर लिया, लेकिन अगर आपके पास ग्लू अगर आईसी पर ज़्यादा रहता है तो आप इसको अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे। यहाँ पे सोल्डिंग वायर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ टेम्परेचर चेंज करने के लिए। आपको प्रेस नहीं करनी है, बिल्कुल हल्के हाथों से अब काम करनी है। अब चाहे तो 138 पीपीडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, ये जो सिलेंडर देख रहे हैं, हॉल देख रहे हैं, ये टूटनी नहीं चाहिए। अगर ये टूट जाएगा तो आपको बॉल बनाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगा। तो ये बॉल टूटनी नहीं चाहिए। आप थोड़ा सा प्रेस, हार्ड प्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन सीपीयू आपके बराबर संख्या में बैठना चाहिए। अगर सीपीयू को आपने थोड़ा सा गलत तरीके से सेट कर रखा है तो सीपीयू डैमेज हो जाएगा। इस वजह से ट्रिक पता होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरीके से क्लीन करें।
इसको एसएमडी से हम हल्का हल्का हीट करेंगे। फिर पीपीडी को हम इसमें फिलअप करेंगे। पीपीडी ड्राई नहीं होना चाहिए, गीला पीपीडी से ही काम करें। और इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर ले। क्लीन करते समय आप थोड़ा फिंगर को हार्डली प्रेस भी कर सकते हैं। अगर ये एक बार में रिवॉल्व नहीं होता तो आप एक दो बार भी प्रयास कर सकते हैं। डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर जिस बॉल के नीचे ग्लू होगा तो वो बॉल जरूर बाहर निकलेगा। अब मैं वापस से इसको हटाऊंगा। एक दो बार इस तरीके से करने से इसमें से अच्छे तरीके से ग्लू निकल जाते हैं। बाकी ये मेरा तरीका है, मैं तरीका अपनाता हूँ ये तरीके से। बाकी आपको अगर किसी और तरीके से कर रहे होंगे तो वो भी अच्छा ही होगा, लेकिन अगर उसमें कुछ दिक्कत आ रहा है तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो। हर एक टेक्नीशियन का काम करने का अपना अपना तरीका होता है, तो उसमें से एक तरीका मेरा है जो मैं बता रहा हूँ आपको। इससे ऐसी कहीं डैमेज नहीं होगा जो तरीका से मैं कर रहा हूँ। एक एक सिलेंडर को आपको क्लीन करनी है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ज़्यादा प्रेस नहीं करनी है आयरन को, नहीं तो अगर ये टूट गया तो फिर बॉल बनने में बहुत दिक्कत होगा। शायद आपका काम अनसक्सेस में भी चला जाए। इसको अच्छी तरीके से क्लीन करनी है। ये जो मैं ब्रश यूज कर रहा हूँ, ये हार्ड ब्रश मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आईसी सही से क्लीन हुआ तो सक्सेस होना ही होना है। मैं इसमें ग्लू मुझे नज़र आया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एसएमडी से हीट करूँगा और टेम्परेचर इसका मैं 250, 260 और 290 के आसपास आप रख सकते हैं। 300 के आसपास भी मैं रखा हुआ हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसकी जो भी एरिया होता है उसके हिसाब से भी यहाँ टेम्परेचर होता है। मैं यहाँ पे 296 पे काम कर रहा हूँ। और लोहे वाला ब्रश से आप इस तरीके से हल्के हाथों से चलानी है। देखो मैं कोई भी ग्लू काम यहाँ पे यूज नहीं किया हूँ। बिना ग्लू, विदाउट ग्लू मैं आपको ग्लू से निकाल के दिखाऊंगा। कोई भी मैं यहाँ पे केमिकल यूज नहीं किया हूँ। देख सकते हो इस तरीके से आपको एक ही साइड से ब्रश चलानी है, हमेशा याद रखनी है। आपको दोनों साइड से ब्रश नहीं चलानी है। अगर दोनों साइड से ब्रश चलाओगे तो मे भी आईसी डैमेज हो जाएगा आपका।
एक तरीके से ही यहाँ पे आपको ब्रश चलानी है, एक ही तरफ से। अगर आपको लगे कि ज़्यादा हीट हो रहा है तो SMD को दूसरी साइड में चला सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्लीन हो चुका है सरफेस मेरा अधिकतर। यहाँ पे मैं सबसे पहले SMD से प्री हीट करूँगा। गीला PPT ही इस्तेमाल करना है, यहाँ पे मैं गीला ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। PPT को बिल्कुल हल्के हाथों से फिलअप करें। आपको हार्ड हाथों से PPT फिलअप नहीं करनी है। अच्छी तरीके से PPT को फिलअप कर ले। याद रखना दोस्तों, आपको PPT गीला ही इस्तेमाल करनी है, सूखा PPT में इस्तेमाल नहीं करनी। यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से क्लीन करूँगा। कॉटन से आप अच्छी तरीके से क्लीन करोगे, यहाँ पे सब बराबर बॉल होना चाहिए। इसमें आप देख सकते हो टेम्परेचर इसी प्रकार का रखनी है, तो PPT जाहिर सी बात है आपको अच्छे से डिबोल होगा। इसमें टेम्परेचर का सबसे बड़ा रोल होता है। टेम्परेचर आप कब कितना रखते हैं, छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना पड़ता है। मेरा CPU अभी तक कहीं से भी स्क्रैच नहीं हुआ है, ना ही रैम स्क्रैच हुआ है। यहाँ पे टेम्परेचर मैंने ज़्यादा रख दिया था, लेकिन ठीक हुआ। थोड़ा सा एक दो बॉल मुझे शक हो रहा है। यहाँ पे ग्लू रह गया है, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है। मैं इसके ऊपर एक बार और
पूरा मैं ही लगा देता हूँ मैं पीपीटी को। बॉल सारे इक्वल बनना चाहिए तो सक्सेस का चांसेस बढ़ जाता है। दोस्तों ये वीडियो मैं स्टेप बाय स्टेप बना रहा हूँ, आप सबको देख करके आप अगर डबल टेकर में फंस रहे हैं तो काम कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर दिक्कत परेशानी होता है तो आप हमारे पास आ सकते हो, मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे टेम्परेचर मैंने ज़्यादा नहीं रखा है। शायद अब की बार इसमें बॉल बन चुका है मेरा, फिर भी चेक करूँगा मैं। देखो ज़रा बॉल बना क्या सब। अब मैं इसका सीपीयू रिबॉल करूँगा और एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि अगर हम सीपीयू रिबॉल कर रहे हैं, पीपीडी पीछे लगता है तो मेरा दूसरा साइड का बॉल गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चांसेस आपको अच्छा रखना है। इसमें पीपीडी लगाते समय नए कपड़े का इस्तेमाल करेंगे ताकि मेरा दूसरे साइड का बॉल ख़राब ना हो। इसमें ध्यान रखना है अच्छी तरीके से, जो कपड़ा एकदम क्लीन हो उसके बाद ही काम करें, नहीं तो फिर दोबारा काम करना पड़ सकता है। इसमें देखो मैं क्लीन अच्छी तरीके से कर लूँगा। स्टेंसिल को क्लीन करके लगाएंगे। टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मैं देख सकते हो एक्सटेंसिल बैठा सही से अच्छा बैठ गया। इसमें सबसे पहले हम प्री हीट करेंगे।
प्री हीट करने से हमारा जो है पीपीडी सही तरीके से बैठ जाएगा, सही तरीके से फिलअप होगा। ओके, यहाँ पे गीला पीपीटी ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, ड्राई नहीं है पीपीटी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे बॉल जो है ब्लैंक था, काला कलर का था, तो मैं इस वजह से यहाँ पे गीला पीपीटी ही इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे हम जितनी बड़ी ऐसी होगा टेम्परेचर उतना कम रखेंगे। ओके, हो चुका। देखते हैं, एक दो बॉल हमारा नहीं बना, इसके एक्सटेंसिल में फंसा हुआ हो सकता है। मैं इसमें चेक करता हूँ। यहाँ पे इकट्ठा हो गया मेरा बॉल। जो है सो लाइव है।
मैं इसको दोबारा से रिवोल्व करूँगा क्योंकि इसमें कुछ बॉल नहीं बने थे। इसमें एक्स्ट्रा बॉल बनते नहीं है जो मैं सिंगल सिंगल रख करके बना दूँ। मैं यहाँ पे 2 बॉल भी बना सकता था, लेकिन मैं डायरेक्ट ही पूरा पीपीडी लगा करके ही बनाऊंगा। जो भी बॉल बच गया होगा वो बन जाएगा। पीपीटी भरते समय बिल्कुल हल्के हाथों से पीपीटी भरना है। अब ये देख सकते हो सही से रिवॉल्व हो चुका। सही आ रहा है ये इसके रैम हो गया। रिवॉल्विंग का काम फिनिश। ठीक है, अब इसमें हम फिक्सिंग करेंगे। इसमें हम सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे डीसी सप्लाई का क्या कंडीशन आ रहा है, ताकि हम ये पता कर सके कि हमारा सीपीयू सही से बैठा है या नहीं बैठा है। अगर सीपीयू गलत बैठेगा तो तभी हमें पता चल जाएगा। इस वजह से इसमें कंडीशन चेक करना बहुत इसमें चलो मैं डीसी सप्लाई में देखते हैं। देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कोई बिफोर नहीं है, ओके है,
सब चीज़ ओके है। ऑन ऑफ स्विच में जैसे प्रेस करता हूँ इसमें कोई P4 पावर नहीं है। अगर P4 पावर वगैरह रहता है तो बोर्ड का इशू होगा। तो अभी तो यहाँ पे देख सकते हो P4 पावर नहीं है। इसमें देखो P4 पावर अगर रहता है तो हम प्राइमरी लाइन का इशू मान सकते हैं, लेकिन इसमें P4 पावर नहीं है तो इसका मतलब सही है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन आप सबको डीसी सप्लाई में दिखा दिया। अब मैं इसमें CPU को फिट करूँगा और उसमें चेक करूँगा। चेक करने के लिए मैं फिक्स करने के लिए रोजन पेस्ट का इस्तेमाल करूँगा। देख सकते हो यहाँ पे क्लीनिंग ओके है। ये जो बॉल गया हुआ वो NC बॉल है। ये हमने बीटमैप से चेक कर रखा है। मैं रोजन पेस्ट का इस्तेमाल करूँगा बिठाने के लिए। इसमें रोजन पेस्ट कहीं पे एक जगह टपकना चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा। इसमें धुआं ही स्मोक ही होना चाहिए पूरी तरह, तब जा कर के सही से CPU बैठ पाएगा। और CPU फिक्स करने के लिए एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, कि जब भी हम हीट करेंगे तो CPU के हर एक तरफ टेम्परेचर जाना चाहिए। थ्री 360 रख रहा हूँ मैं टेम्परेचर को, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मेरा जो लैब का रिक्वायरमेंट है मैं उसके अनुसार ही यहाँ पे मैं सेट किया हूँ। मेरे लैब का जो टेम्परेचर है, बाकी का आप अपने दुकान पे देख लीजिएगा क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। यानी कि आपको गर्मी का सीज़न होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आप 350 तो 290 में भी CPU को फिट कर सकते हैं। पेस्ट हमेशा साइड से ही डालनी पड़ेगी, IC के ऊपर पेस्ट नहीं डालना है। बहुत से टेक्नीशियन क्या करते हैं IC के ऊपर पेस्ट डालते हैं, और आपको पेस्ट हमेशा IC के नीचे डालनी है ताकि इसकी बॉल आपस में मिले ना, जुड़े ना बॉल। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो है हल्का हल्का पेस्ट डालना है, और दूसरी साइड से जब आपको लगे पेस्ट निकल रहा है तो हम छोड़ देंगे। हर एक कोने पे हीट जाना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मैं चेक करूँगा हल्का सा, इधर से भी यहाँ से भी। अब मैं इसको थोड़ा ठंडा होने दूंगा, और यहाँ पे फिर से हम चेकिंग करते हैं। देख सकते हो यहाँ पे
132 पे होल्ड है, इसका मतलब है कि हमारा CPU जो है प्रॉपर बैठ चुका है, कोई इसमें इशू नहीं है। अगर यहाँ पे रैम का इशू होगा तो ये कंडीशन आएगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा CPU ओके है। हालांकि आप डिवाइस मैनेजर में भी आप इसका पोर्ट चेक कर सकते हो, USB नॉट रिकॉग्नाइज का मैसेज आएगा। लेकिन कई बार USB केबल सही नहीं होने के कारण भी पोर्ट शो नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे तो मुझे CPU ओके लग रहा है, CPU ओके बैठा हुआ है, बाकी देखते हैं। मैं एक बार पोर्ट भी चेक करके दिखाता हूँ आप सबको। आप डिजिटल चार्जर से भी चेकिंग देख सकते हो। ये सिम ना आप थोड़ा सा कट कर सकते हैं यहाँ से, जो मैंने पोर्ट चेक करा रहा हूँ ना वाला, यहाँ से कट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से उड़ा देंगे। हाँ, यहाँ से कट कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। ठीक है, अब मैं रैम को फिक्स करूँगा। अब मैं देखता हूँ, क्योंकि हो सकता है कई बार USB केबल ख़राब होने से पोर्ट नहीं बनता है। रैम को फिट करूँगा, क्योंकि मेरा DC सप्लाई तो सही ट्रिगर बता दिया। मैं यहाँ पे रैम को फिट करूँगा, और रैम फिट करने से पहले मैंने कंडीशन देख लिया है कि क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे जो भी आप सबका चेकिंग है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार से हम कब CPU बिठा रहे हैं, कब रैम बिठा रहे हैं। देखो, मैं रैम को इसमें देख सकते हो, एक इंडिकेशन इसमें है, छोटा सी एक बड़ी सी है। इसके लिए भी मैं रोजन पेस्ट का इस्तेमाल करूँगा। आप चाहे तो पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैं रोजन इस्तेमाल करता हूँ। इसको मैं डायरेक्शन देख सकते हो, छोटा सी बड़ा सी के हिसाब से मैंने लगा दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे जो टेम्परेचर रखूँगा वो थोड़ा सा हिसाब किताब से रखना है, क्योंकि आपके CPU मेल्ट ना हो जाए नीचे का। और पहले मैं रैम को अच्छी तरीके से फिक्स कर लूँगा, सेट कर लूँगा, ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे मैं मैंने टेम्परेचर 350 रखा हुआ है इस वक्त, और हर एक एरिया में हीट जाना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। हल्का सा सेक करके देखते हैं। वो तीनों चारों साइड से ही सेक करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे भी अभी भी फ़िलहाल 181 183 पे होल्ड है। तो इसमें हो सकता है कि रैम सही ना लगा हो। फिर मैं इसको एक बार और चेक करता हूँ। फोल्डर लगा के चेक करूँगा मैं।
कई बार होता है डीसी सप्लाई से ये चालू नहीं होता है हैंडसेट, तो चार्जर लगाना पड़ता है, चार्जर बैटरी के साथ लगा करके देखना पड़ता है डीसी सप्लाई, क्योंकि तभी तो मेरा यूएसबी केबल का इशू होने के कारण भी ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं चार्जर लगा के ही चेक करूँगा। और बैटरी चार्ज होना चाहिए आपका, क्योंकि मेरी तरफ से एक भी सीपीयू पे स्क्रैच नहीं था। देखो मैं यहाँ पे चार्जिंग दिखा रहा हूँ आपको, 0.60 मिली करंट यहाँ पे चार्जिंग ले रहा है। तो यहाँ पे चार्जिंग तो मेरा ओके हो रहा है। एक बार हम इसकी यहाँ पे मैं बूस्ट करूँगा पहले थोड़ा बैटरी को। बैटरी डिस्चार्ज होने के कारण भी ऑन नहीं होता है, तो मैं यहाँ पे बैटरी को एक बार बूस्ट कर लेता हूँ। अब देख सकते हो यहाँ पे बैटरी जब हमारा 3.7 हो जाए तो इसका मतलब ये बूस्ट 100% हो चुका है। 3.5 हो रहा है। हैंड टू हैंड देख सकते हैं बैटरी का जैसे जैसे करंट भर रहा है वैसे वैसे यहाँ पे परसेंटेज बढ़ रहा है। देखते हैं लगा करके इसमें आपकी बार क्या रिजल्ट होता है। 3.6 हो चुका है। मेरा बैटरी बूस्ट हो गया। सैमसंग के बहुत सारे हैंडसेट जो है बिना बैटरी का ऑन नहीं होता है, डीसी सप्लाई चालू नहीं होता है। ये चार्जिंग तो उठा रहा है। देखो यहाँ 191 पे ये स्टेबल है। हमारा बैटरी भी चार्ज है। एक बार मैं रैम को वापस से चेक करके देखूंगा, क्योंकि मेरा रैम तो ओके था। यहाँ पे हो सकता है कि सही से सेक ना हुआ हो या फिर फिट ना हुआ हो, तो एक बार मैं उसको वापस से सेक करके देखूँगा। और क्योंकि मेरा जो है रैम सीपीयू दोनों ओके था, रिबोलिंग भी ओके हुआ है, फिक्स भी ओके किया, टेम्परेचर भी सही था, तो यहाँ पे तो हैंडसेट ऑन हो जाना चाहिए। लेकिन हल्का सा हो सकता है कि रैम बाई चांस फिट ना हुआ हो, तो उसके वजह से ऐसा कंडीशन आ सकता है। मैं एक बार वापस से इसको सेक करूँगा और इस बार सेक में थोड़ा सा चेंजेस करूँगा। मैं इस बार मैं ऊपर से भी हल्का सा सेक करूँगा, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा सेक करना, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। ध्यान से देखना मैं किस प्रकार से सेक करूँगा इसको।
देखो ये हल्का से इधर से किया, ये हल्का सा मैंने दबा दिया ऊपर से, इस तरीके से ये चारों साइड से मैं करूँगा, ताकि क्या होगा बॉल ग्राउंडिंग वगैरह जो भी होगा प्रॉपर पकड़ लेगा। हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा दबाना है बिल्कुल। अगर हम ज़्यादा दबाते हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे अब हम चेक करते हैं, बोर्ड हमारा ठंडा हो चुका है, तो देखते हैं क्या कंडीशन आता है। तो मैं यहाँ पे चार्जर के साथ देखो 130 यहाँ पे मिली करंट लेने लगा। तो ऐसा मेरे को ऑन लग रहा है, शायद हो सकता है फोल्डर का इशू हो या फिर लाइट या ग्राफिक का इशू हो, लेकिन मेरा फ़ोन ओके। मैं दूसरा डिस्प्ले लगाया हूँ, देखो ये फ़ोन चालू हो गया, आप देख सकते हो ये इसकी परसेंटेज आ गया। तो पहले वाला डिस्प्ले में दिक्कत था, मैंने दूसरा डिस्प्ले लगाया और देख सकते हो चालू हो गया। तो आप सब, मैं ऑन करके भी दिखा रहा हूँ, इसको प्रॉपर ऑन करेंगे। आप सब इस तरीके से अगर डबल टेकर करोगे तो आप सबका भी सक्सेस होगा। स्टेप बाय स्टेप पूरा टेम्परेचर के साथ हमने बताया। अब देख सकते हैं आप सबके सामने मैंने किया, प्रॉपर किया, कोई हमने केमिकल वगैरह यूज नहीं किया। और इसमें देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप मैंने आप सबके सामने किया। तो इस हिसाब से अगर आप सब भी करोगे तो ज़रूर सक्सेस होगा। हो सकता है कि एक बार में सक्सेस ना हो, लेकिन दोबारा हम करेंगे, 3 बार 4 बार करेंगे तो ज़रूर सक्सेस होगा। तो यहाँ पे देखो ये इसकी देखो टच भी चल रहा है, देखो ये प्रॉपर ऑन हो गया। तो टच वगैरह काम कर रहा है, ओके। तो इस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप काम किया। ये देख सकते हैं इसका पूरा वर्क कर रहा है ये। तो दोस्तों इसको इस तरीके से काम करेंगे ज़रूर आपका सक्सेस होगा, और कभी भी हम अनसक्सेस नहीं होंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने डबल टेकर आपको करके दिखाया। दोस्तों अगर आपको सबको भी कोई डबल टेकर से इशू आ रहा होगा तो आप ज़रूर हमारा कोर्स को ज्वाइन करें। और दोस्तों यहाँ पे आपको हम लाइव ट्रेसिंग, लाइव फॉल्ट फाइंडिंग करके दिखाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।